एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं, वो कुछ उल्टी ज़बान बोल रहे हैं। उल्टी ज़बान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था, बड़ा ही शर्मनाक था। जहाँ इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोज़ी-रोटी जो है ट्रेड उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं, उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं, तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही? ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति ज़रूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं, कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालाँकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये है कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, एक बार आप ज़रूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা that will be treated as ওয়াকফ property। बट अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात ये है कि उन्होंने बोला जहाँ पे भी नमाज़ पढ़ी जाएगी, वो उसको उधर एक जगह पर खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोज़िंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है, जिसका वहाँ पे एक घर है गाँव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गाँव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहाँ पे खे कर लिया गया, नमाज़ पढ़ पढ़ ली गई, तो वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी हो गई। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुज़रते हैं, उन्होंने खेत में नमाज़ पढ़ी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक़्फ़ प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक़्फ़ का क्लेम नहीं था। वक़्त में तो बहुत सारी चीज़ें क्लेम की ना, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली। लेकिन जो क्लेम नहीं की गई, उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज़ पढ़ लो और वक़्फ़ प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेश देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं। ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेश भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक़्फ़ प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पे तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे। लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन-सी ज़मीन पे कब्ज़ा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहाँ शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे-धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। सड़क को भी क्लेम कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है। प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे, कितने सारे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पे ना मज़ार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मज़ार मत दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी। जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करें कि 100 150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशंस फॉल्स हैं। मुझे कभी-कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीनिएंट है। दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे हैं,
प्रॉपर्टीज जो बनाई गई, इलीगल मजार दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकल रहे, और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर अब वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो पार्टीशन की हिस्ट्री, पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे हैव टू कम आउट विद कॉन्क्रीट सोल्यूशन। आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह भी फैलते जा रहा है। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन। को दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का एक पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका, सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years ऑफ रूलिंग, दे हैव टू कम अप विद अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है? हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा, यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक।
उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा 20 जनवरी तक। उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो क्रिटिकल तो है, नो डाउट। इस्कॉन के जो मॉन्क्स है उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख को कल या परसों हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं बेशर्मा थे। मतलब हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से, लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम, हम उस पर भी बात करेंगे हिमेल भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेल भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था, जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का স্টেটমেন্ট, একবার आप जरूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়লে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात ये है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर, खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी हो गई। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़नी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्त प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्त का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेल देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं, ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब
बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे, तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, वो अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, सड़क को भी क्लेम कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे, कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करे कि 100-150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशन फॉल्स है। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीलियंट है, दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल, मजार, दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकाल रहे, और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपिसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे, तो पार्टीशन की हिस्ट्री, पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। So government has to be very strict and they have to come out with concrete solution। आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह पे फैलते जा रहे हैं। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन को। दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका, सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years of ruling, they have to come up with a concrete solution
आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है। गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए या वॉर जैसे कि सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा। 20 जनवरी तक उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो क्रिटिकल तो इस्कॉन है, के नो डाउट। इस्कॉन के जो मॉन्क्स हैं उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख का कल या परसों हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में। 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बने, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं बेशर्म मतलब, आदमी हाँ, हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और हैं। बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था। बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से। लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम। हम उस पर भी बात करेंगे हिमेर भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था। जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, एक बार आप जरूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात यह है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर, खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी होगी। बाय चांस
ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़ी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्फ प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्फ का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेश देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं, ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बैनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सड़क को भी क्लेम कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे, कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करे कि 100-150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशंस फॉल्स है। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीलियंट है, दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल, मजार, दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकल रहे, और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर अब वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे, तो पार्टीशन की हिस्ट्री, पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी।
और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। So government has to be very strict and they have to come out with concrete solution। क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह पे फैलते जा रहे हैं। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन। को दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का एक पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years ऑफ रूलिंग, दे हैव टू कम अप विद अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या वॉर जैसे कि सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा, यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा। 20 जनवरी तक उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो इस्कॉन के जो मॉन्क्स है उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख को, कल या परसों, हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं, मतलब हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से, लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम। हम उस पर भी बात करेंगे हिमेर भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था, जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम
बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, एक बार आप जरूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। Right. अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात यह है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर, खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है, जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी हो गई। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़ी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्त प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्त का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेल देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं, ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सड़क को भी क्लेम कर रहे वक्फ प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करे कि 100-150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशन फॉल्स। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीलियंट है, दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल, मजार, दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का।
और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकाल रहे और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर अब वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। So government has to be very strict and they have to come out with concrete solution। क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह पे फैलते जा रहे हैं। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन को। दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years of ruling they have to come up with a concrete solution। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या वॉर जैसे कि सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा, यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा। 20 जनवरी तक उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो इस्कॉन के जो मॉन्क्स है उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख को, कल या परसों, हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में। 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं।
तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं बेशर्म मतलब, आदमी हाँ, हाँ, मतलब यूएन के ऊपर हैं। और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि हम्म, क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से, हम्म, लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है, बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम। हम उस पर भी हम्म। बात करेंगे हिमेल भाई से। थैंक्स अलॉट हिमेल भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था, जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, एक बार आप जरूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। Right. अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात ये है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर, खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी होगी। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़ी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्त प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्त का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेल देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं, ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते हैं। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे हो, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे हैं। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है।
सड़क को भी क्लेम कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है और वो लोग क्लेम करे कि 100 150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशंस फॉल्स है। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीलियंट है। दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल मजार दरगाह रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, उनके लिए एक मार्च निकल रहे और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर अब वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो पार्टीशन की हिस्ट्री, पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे हैव टू कम आउट विद कॉन्क्रीट सोल्यूशन। आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवासी है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह पे फैलते जा रहे हैं। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन को। दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का एक पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years ऑफ रूलिंग, दे हैव टू कम अप विद अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है? हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं,
गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए या वॉर जैसे कि सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा। 20 जनवरी तक उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो क्रिटिकल तो है, नो डाउट। इस्कॉन के जो मॉन्क्स हैं उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख का कल या परसों हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में। 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं बेशर्म मतलब हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से। लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम। हम उस पर भी बात करेंगे हिमेल भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेल भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था, जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, एक बार आप जरूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা that will be treated as ওয়াকাফ প্রপার্টি। अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात यह है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर, खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी होगी। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़ी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्त प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्त का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेल देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो
मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं। ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बैनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, सड़क को भी क्लेम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे, कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करे कि 100-150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशंस फॉल्स हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीलियंट है, दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल, मजार, दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकाल रहे, और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे, तो पार्टीशन की हिस्ट्री, पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे हैव टू कम आउट विद कॉन्क्रीट सोल्यूशन। आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है।
तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा, और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह भी फैलते जा रहे हैं। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन को। दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का एक पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका, सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years of ruling, they have to come up with a concrete solution। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा, यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा। 20 जनवरी तक उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो इस्कॉन के जो मॉन्क्स है उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख का कल या परसों हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में। 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं, मतलब हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से, लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम। हम उस पर भी बात करेंगे हिमेर भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था, जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, एक बार आप जरूर सुनिए। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়,
সেটা that will be treated as ওয়াকফ property। Right. अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात ये है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर खाली जगह ही सही या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है, जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बैनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी होगी। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़नी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्त प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्त का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेल देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं, ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बैनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सड़क को भी क्लेम कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे, कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करे कि 100-150 साल पुराना दरगाह है। तो इनके सारे एलिगेशन फॉल्स है। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीलियंट है, दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल, मजार, दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकाल रहे, और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट, अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था
कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर अब वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके। उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। So government has to be very strict and they have to come out with concrete solution। क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं। और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह पे फैलते जा रहे हैं। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन को। दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का एक पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years ऑफ रूलिंग दे हैव टू कम आउट विद अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए या वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले। तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा, यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा। 20 जनवरी तक उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो इस्कॉन के जो मॉन्क्स है उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख को, कल या परसों, हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में। 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं, मतलब हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से। लेकिन
आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम। हम उस पर भी बात करेंगे हिमेल भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेल भाई फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। एक ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लिए कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ उल्टी जबान बोल रहे हैं। उल्टी जबान बोल रहे हैं मतलब उनके कल्याण बनर्जी का जो स्टेटमेंट था बड़ा ही शर्मनाक था, जहां इंडिया के ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी जो है ट्रेड, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्होंने 4 बड़ी और ट्रेड जो संगठन हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के साथ अब आगे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इससे बांग्लादेश को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब ट्रेडर्स देशभक्ति दिखा रहे हैं तो ममता जी क्यों नहीं दिखा रही, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि बांग्ला में है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है कल्याण बनर्जी का স্টেটমেন্ট, एक बार आप जरूर सुनो। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। अब যে কোনো একটা জায়গায় अब बात ये है कि उन्होंने बोला जहां पे भी नमाज पढ़ी जाएगी वो उसको उधर एक जगह पर, खाली जगह ही सही, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का मकान, या मैं रहता हूँ, मैं हूँ बंगाली, अगर सपोजिंग कोई बंगाली है, बंगाली लड़का है, बंगाली आदमी है, जिसका वहां पे एक घर है गांव में, और वो घर वो नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, उस गांव का ताला तोड़ के उसके अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी 5 दिन, तो वो वक्त प्रॉपर्टी ट्रीटेड हो जाएगी, ऐसा कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। या बच्चों के खेलने का पार्क है, वहां पे खेल कर लिया गया, नमाज पढ़ ली गई, तो वो वक्त प्रॉपर्टी हो गई। बाय चांस ऐसे ही लोग रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने खेत में नमाज पढ़ी, 5 दिन लगातार पढ़ ली, तो वक्त प्रॉपर्टी बन गई, जिस पर अब तक वक्त का क्लेम नहीं था। वक्त में तो बहुत सारी चीजें क्लेम की, अंबानी के घर से लेकर के पार्लियामेंट तक क्लेम कर ली, लेकिन जो क्लेम नहीं की गई उसका तरीका ये बता रहे हैं कि 5 दिन नमाज पढ़ लो और वक्त प्रॉपर्टी बन गई, अब आप क्लेम कर लेना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमेल देसाई जी, जो कि एक पेशे से तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए एडवोकेट भी हैं, ये हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए बोले तो एक्टिविस्ट भी हैं। हिमेल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो कल्याण बनर्जी बोले कि प्रॉपर्टी, वक्त प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक वर्ड बोल नहीं रहे, लेकिन ये सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कौन सी जमीन पर कब्जा आराम से किया जा सकता है। देखो, ये इनकी मंशा ये पहले से थी कि पूरे देश को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मकसद पहले से। आज अगर हम फ्लैशबैक में देखें 80s और 90s में, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम लोग देखते थे ट्रेनों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, किताबों में वो लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग सब बागों में नमाज पढ़ रहे, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे। तब हमें लगता था कि ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं कि नमाज का वक्त भी नहीं चूकते, जहाँ टाइम होता है कि वहां शुरू हो जाते। आज हमें पता चलता है इनकी मंशा क्या, उनकी असलियत मंशा क्या थी इन सब के पीछे। अब ये लोग, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले पार्लियामेंट को भी अपने क्लेम कर रहे, अंबानी के घर को भी क्लेम कर रहे, हर चीज पे वो लोग अपनी क्लेम कर रहे। अब ये लोग धीरे धीरे क्लेम कर रहे, फॉरेस्ट लैंड को भी वो लोग क्लेम कर रहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सड़क को भी क्लेम कर रहे वक्फ प्रॉपर्टी है। प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप देखोगे कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना मजार है, दरगाह है। पुणे के रेलवे स्टेशन में चले जाओ, पुणे के रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। तो उनको, उनका यही मकसद है पहले से ही कि आप इन सब जगह पे मजार दरगाह बना के उसको क्लेम कर दो कि हमारे 100 साल पुराना, 200 साल पुराना दरगाह यहाँ पे थी, जबकि रेलवे स्टेशन बना ही 50 साल पुराना है, और वो लोग क्लेम करे कि 100-150 साल पुराना दरगाह है। तो
इनके सारे एलिगेशंस फॉल्स है। मुझे कभी-कभी लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत लीनिएंट है। दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सरकार अगर कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, वहां पे भी उनको ऐड करना चाहिए। इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई इलीगल, मजार, दरगाह, रेलवे के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वहां पे उनको ऐड करना चाहिए लीगली, क्योंकि दिस इज लाइक अ वायरस। और ये इनकी मंशा इसलिए अभी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इनका उन्होंने जो किया, हिंदुओं का ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया, उससे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। आज पूरी सभी दुनिया में ये लोग का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम लोग का। और हमारे देश में भी हम परसों कल 3 तारीख को और 4 तारीख को हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। सभी हिंदू भाई बहन इकट्ठा होके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम इकट्ठा हो रहे, उनके लिए एक मार्च निकल रहे, और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनको एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, ताकि एक मैसेज पहुंचे कि हिंदू आर यूनाइटेड एंड बांग्लादेशी हिंदूज आर नॉट अलोन, और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए। राइट। अच्छा, ये तो सही है, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ममता जी के स्टेट में, ये तो हमेशा से ही ऐसी बात करते हैं कि जी इसको वक्फ बोर्ड, इसको वक्फ बोर्ड। यार 30% पॉपुलेशन है ना, 30% के लिए आप 70% का हक मार देंगे? ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, इन सब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक एपीसमेंट है। उसके अलावा उनकी कोई और देश से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर में बने रहने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर अब वेस्ट बंगाल की अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो पार्टीशन की हिस्ट्री, पार्टीशन का विभाजन ही शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। अगर आप 1947 में अगर आप पढ़ाई करोगे कि पार्टीशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई थी। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोट बैंक्स पे ही डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ पे लगता है, फिर से मैं बोलूंगा कि सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आधार कार्ड को लेके, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे हैव टू कम आउट विद कॉन्क्रीट सोल्यूशन। आधार कार्ड के बेसिस पे वो लोग वोटर आईडी बनाते हैं, वोटर आईडी के आधार बेसिस पे वो लोग फिर क्लेम करते हैं हम यहाँ के नागरिक है, हम यहाँ के रहनेवास है। तो वो उनको एक आधार कार्ड के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग बना लेते हैं, और आधार कार्ड का उनको कोई ना कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। आज 10 साल हो गया सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन लीगल माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल्स है। तो इलीगल जो है उनके ऊपर अभी एक्शन लेने की बारी आई, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे हर जगह भी फैलते जा रहा है। गुजरात में भी आओ, राजस्थान में चले जाओ, इवन आप कश्मीर चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, हर जगह पे इनका, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह पे इनका इलीगल माइग्रेशन को। दिल्ली में तो है ही रोहिंग्या का पूरा बस्ती है दिल्ली में। तो इनको अभी स्ट्रिक्टली उनका, सरकार को कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, आफ्टर 10 years of ruling, they have to come up with a concrete solution। एंड आधार कार्ड के लिए उनको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट वो लेके आना पड़ेगा। हेमर भाई, क्या बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम है? हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्शन प्लान हैं इस पर। गवर्नमेंट ने जो नाराजगी दिखाई है उससे पता लगता है गवर्नमेंट के पास एक्शन ये है कि हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के बात करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि हम यूएन में ले जाएं। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उनके साथ मिल करके इस करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया जाए और वापस मैडम हसीना को इंस्टॉल कर दिया जाए। बहुत सारे तरीके। एक ऑप्शन ये भी है कि हमने सड़कें देखी हुई हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस जाए। कितना पॉसिबल है ये? पॉसिबल तो बहुत है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। शायद उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ अराजकता फैल जाए, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए।
तो वी नीड टू वेरी केयरफुल अगर हम आर्मी को अंदर घुसाने से पहले, तो हमें तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाना पड़ेगा यूएन के जरिए या यूएस के जरिए। और अभी भी जो यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो अभी तक 5 तारीख तक रहेंगे, 5 जनवरी तक, उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस देना पड़ेगा 20 जनवरी तक। उनको ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। मतलब उनका हर दिन जेनोसाइड हो रहा है। अभी तो इस्कॉन के इस्कॉन के जो मॉन्क्स है उनको भी मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है और पूरा विश्व शांत है। और इसलिए उसके संदर्भ में ही हम 3 तारीख का कल या परसों हम लोग रैली निकाल रहे हैं पूरे देश में, सभी जिलों में 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर बनेगा बांग्लादेश के ऊपर। प्रेशर तो बनेगा, बांग्लादेश प्रेशर में आने वाला नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़े नहीं मतलब हाँ, मतलब यूएन के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर। ट्रंप जो है वो नहीं दिखते मोहम्मद यूनुस के फेवर में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो भी बताती है कि क्या होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के टाइम पे कुछ अलग ही था, बाइडेन की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी मोदी जी से, लेकिन आगे आने वाले 4 साल में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में तो कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम हो सकता है। बड़ा गेम मतलब बहुत बड़ा गेम, हम उस पर भी बात करेंगे हिमेल भाई से। थैंक्स अ लॉट हिमेल भाई फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।